Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज along the z direction throughout. The magnitude of the electric field is however not constant but increases uniformly along the positive z direction at the rate of 10 raised to the power 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वो वैल्यू दे रखी है कितनी, डीई बाई डी जेड, डीई बाई डी जेड, द रेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, वो आपको दे रखा है कितना, 10 रेज़ टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर, 10 रेज़ टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। ठीक है, यूनिट नहीं लिखते हैं इसकी। कैसे पता चला, ये रेट चेंज ही दे रखा है क्योंकि इसकी यूनिट से क्या दे रखा है, न्यूटन पर कूलम, दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पर मीटर दे रखा है, इसका मतलब ये रेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। ठीक है, वो ऐसे भी बोल रहा है कि एट द रेट व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द सिस्टम हैविंग अ टोटल डायपोल मोमेंट इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -7 कूलम मीटर इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। देखिए, अब अगर आप इसका फिगर बनाने लगे तो गंदा कर देंगे, खराब कर देंगे। मैं सिंपल वे में ऐसे बोलता हूँ कि मान लेते हैं जेड डायरेक्शन ऊपर के डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन जेड एक्सिस है। सपोज अंदर ना मान के या बाहर ना मान के आप अपवर्ड डायरेक्शन माने। अगर ऊपर का डायरेक्शन आपका जेड एक्सिस है, इस तरीके से ऊपर का डायरेक्शन अगर आपका जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, जेड एक्सिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, और इसी में एक डायपोल रखा हुआ है। सपोज डायपोल को बोला है कैसे रखा हुआ है, व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ सिस्टम हैविंग अ डायपोल मोमेंट इक्वल टू 10⁻⁻7 कूलम इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन। अच्छा, इसमें दे रखा है नेगेटिव, मतलब डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव होगा, मतलब ऊपर से नीचे, तो नेगेटिव चार्ज ऊपर होगा और पॉजिटिव चार्ज नीचे होगा, तो डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ, ये पी का डायरेक्शन। और आप जानते हैं डायपोल बहुत शॉर्ट होता है, इनके बीच का सेपरेशन बहुत कम होता है। तो मान लेते हैं कि ये क्या है, जेड बराबर 0, तो ये क्या होगा, ये होगा जेड बराबर डी जेड। क्यों मैंने डी जेड माना, क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन बहुत कम होता है। ये हमने मान लिया जेड बराबर 0, पॉजिटिव चार्ज जेड बराबर 0 पर रखा है, और माइनस चार्ज कितने डिस्टेंस पे होगा, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर, वो मैंने मान लिया डी जेड है। अब बहुत अच्छे से देखें तो अगर इस पर फोर्स निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला तो डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन फिर भी ऐसे समझते हैं कि क्यों यहाँ पर नेट फोर्स 0 नहीं आएगा क्या, क्योंकि डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट फोर्स तो 0 आता है, लेकिन यहाँ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ 0 नहीं आएगा, है ना। ध्यान से अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के डायरेक्शन में बढ़ रही है, मतलब इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ इस तरीके से, है ना। देखिए नंबर ऑफ लाइंस को मैंने क्या कर दिया, बहुत पास पास बनाया। जैसे जैसे जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जाएंगे नंबर ऑफ लाइन क्या हो जाएंगी, घनी होती चली जाएंगी, डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जेड एक्सिस के डायरेक्शन मैंने बढ़ाया है। अब बहुत अच्छे से देखें तो अगर मैं मानूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन इज ई एट दिस पॉइंट जेड बराबर 0 पर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी बढ़ चुकी होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, ई प्लस डी ई, बस। अब बहुत अच्छे से देखें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव है, दोबारा फिगर बनाते हैं, नीचे पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऊपर है, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इस पर फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में ही लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, Q इंटू में E। और नेगेटिव चार्ज पे अगर हम फोर्स की बात करें तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस पर फोर्स नेगेटिव चार्ज पे नीचे लगेगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q इंटू ई प्लस डी ई, इतनी फोर्स लगेगी। बहुत अच्छे से देखें तो इस सिस्टम पर नेट फोर्स आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ फोर्स अलग है और यहाँ फोर्स अलग है, इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई भी डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो नेट फोर्स 0 होता है, क्योंकि दोनों चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होती है तो फोर्स भी सेम होता है। इक्वल अपोजिट होता है तो नेट फोर्स 0, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉइंट पे अलग अलग होगा, दोनों चार्ज पे अलग अलग होगा, तो नेट फोर्स भी क्या होगा,
जीरो नहीं होगा, यहाँ पे नेट फोर्स कुछ ना कुछ आएगा। यहाँ पे देखिए आ रहा है, और नेट फोर्स का डायरेक्शन की तरफ आ रहा है, ये वैल्यू ज़्यादा है तो नेट फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ इस तरीके से आ गया। तो नेट फोर्स की अगर हम वैल्यू देखें तो वैल्यू ऑफ द नेट फोर्स इज इक्वल टू द कितना आ गया, Q इंटू ई प्लस डी ई, माइनस में कितना आ जाएगा, Q इंटू में ई, ये ऊपर की तरफ ये नीचे की तरफ। तो यहाँ से जब खोलेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी Q इंटू ई प्लस Q इंटू डी इंटू ई, माइनस में क्यू ई, और ये क्यू ई और क्यू ई कट जाएगा। तो नेट फोर्स अगर आप बहुत अच्छे से देखें तो नेट फोर्स आपका आ गया, नेट फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू में डी ई। लेकिन आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है डी बाई डी जेड। ठीक है, बहुत आसान है, डी जेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। जैसे ही डी जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे डी जेड हो जाएगा। तो व्हाट इज दिस, दिस इज डी ई बाई डी जेड, और क्यू इंटू डी जेड क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू में डी जेड क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट। तो फॉर्मूला आपका बन गया क्या, नेट फोर्स का फॉर्मूला आपके पास बन गया P इंटू में डी ई अपॉन में क्या हो गया, डी जेड। डी बाई डी जेड दे रखा है, डायपोल मोमेंट दे रखा है, सॉल्व कर दे आंसर आ जाएगा। डायपोल मोमेंट शायद दे रखा है 10⁻⁻7, हाँ 7 दे रखा है, और डी बाई डी जेड कितना दे रखा है 10⁻5, एंड दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻2 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू नेट फोर्स का इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द सिस्टम हैविंग अ टोटल डायपोल मोमेंट इक्वल टू द 10⁻⁻7। टॉर्क पूछा है, टॉर्क कितना होता है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस ई, P क्रॉस ई। ठीक है, तो टॉर्क टाउ बराबर कितना हो जाएगा, P क्रॉस ई। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क लगता है। अब यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर टॉर्क की अगर हम बात करें तो देखें यहाँ पर टॉर्क लगेगा क्या, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही रखा है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में रखा है तो टॉर्क नहीं लगेगा, क्योंकि जो टॉर्क लगने के लिए हल्का सा टेढ़ा होना चाहिए ना। जैसे अगर मैंने बोला कि एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, दोनों इस पर फोर्स इधर लगा इस पर फोर्स लगा है, तो कभी भी टॉर्क लगाएगा क्या, नहीं, ये तो दोनों एक दूसरे को स्ट्रेच कर रहे हैं। लेकिन अगर मैंने ये बोला ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, ये इस पर फोर्स इधर लगा इस पर फोर्स इधर लगा, तो ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, अभी भी टॉर्क नहीं लगा। टॉर्क लगने के लिए टेढ़ा फोर्स लगना जरूरी है ना। तो टॉर्क जीरो हो जाएगा सीधा सीधा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, सीधा इधर ऐसा फील हो रहा है कि टॉर्क जीरो होगा, ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है कि टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि टॉर्क लग ही नहीं सकता। किस पॉइंट के अबाउट निकाले टॉर्क, जैसे मान लीजिए सेंटर के अबाउट अगर टॉर्क निकालेंगे तो ये जो फोर्स है ये सेंटर से ही पास कर जा रहा है, तो इस फोर्स की वजह से भी टॉर्क जीरो हो जाएगा। और ये वाला जो फोर्स है इस पर जो फोर्स लगेगा ये भी सेंटर से ही पास कर जाएगा, इसके कारण भी टॉर्क जीरो हो जाएगा। नॉर्मली हम सेंटर से निकालते हैं, चाहे आप यहाँ से भी टॉर्क निकाल दें, इस पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क निकाल दें, तो इसी लाइन पर ही तो फोर्स लाई कर रहा है, तो हमेशा टॉर्क जीरो आएगा। तो टॉर्क इसका कितना हो गया, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसका पार्ट ए है कि कुछ फिगर्स बनाया है, ए फिगर नंबर बी, ठीक है। कहता है अ कंडक्टर ए विथ अ कैविटी एज शोन इन द फिगर इज गिवन चार्ज कैपिटल Q शो दैट द एंटायर चार्ज मस्ट अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे प्रूफ करना है कि टोटल चार्ज जो होगा वो हमेशा आउटर सरफेस पे होगा। तो ध्यान से अगर देखें तो मैं मान लेता हूँ इस तरीके का आपका क्या है, कोई इरेगुलर सा शेप है कंडक्टर का, है ना, इरेगुलर सा शेप है कंडक्टर का, और इसके अंदर कैविटी बनाया हुआ है इस तरीके से, और ये आपका क्या है, ये आपका सॉलिड है, मटेरियल है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर हम इफ वी गिव चार्ज ऑन दिस कंडक्टर, तो हमेशा ये चार्ज कहाँ होगा, आउटर सरफेस पे रिसाइड्स हो जाता है। क्यों, वाई इट इज, आओ देख लेते हैं। सपोज करते हैं कि इस कंडक्टर का जो ये सरफेस है उसके जस्ट अंदर, इसके जस्ट अंदर एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, जस्ट अंदर। अगर आप जस्ट अंदर एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, बहुत ज़्यादा हो गया है ना, इसके जस्ट अंदर अगर आप एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे यहाँ पर ऐसे इस तरीके से जस्ट अंदर, तो गॉसियन सरफेस बनाने पे क्या होगा कि इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर पूछी जाए तो इस गॉसियन सरफेस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहेगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है।
कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर के अंदर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। इफ वी ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस जस्ट इनसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, just inside the surface of the conductor, then net electric field at each and every point of the Gaussian surface is equal to 0। अब अगर आप यहां पर क्या लगाते हैं, इसी गॉसियन सरफेस पर आप गॉस लॉ लगाते हैं। अब अगर आप गॉस लॉ लगाते हैं तो गॉस लॉ की मदद से क्या आ जाएगा, गॉस लॉ की मदद से आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू द क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेक श्योर कि ये क्यू कौन सा होता है, इनक्लोज्ड, अंदर वाला चार्ज। कौन सा चार्ज, गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट में क्यू। अब अगर आप बात करें कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है गॉसियन सरफेस पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट गॉसियन सरफेस, हमेशा गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहां ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया तो पूरा का पूरा जीरो हो गया, और क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू आ गई आपके पास जीरो। मतलब टोटल नेट चार्ज जो अंदर है, अंदर वाला नेट चार्ज हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो। अब अगर आप ध्यान से देखें, अंदर कोई भी चार्ज नहीं था तो कभी नहीं होना चाहिए, अंदर कोई चार्ज नहीं था तो कभी कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। मतलब नेट चार्ज इसके अंदर जीरो होना चाहिए, इसके अंदर चार्ज कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, न इसके अंदर वाले सरफेस पर और न इसके सेंटर पर, न इसके सेंटर पर। इसके अगले पार्ट पर भी आता हूं, वो और अच्छा है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि टोटल चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर जीरो होना चाहिए। मतलब अगर आप चार्ज देंगे, अगर चार्ज वो अंदर वाले सरफेस पे आ गया तो गॉस लॉ का विरोध कर देगा, है ना। इसलिए गॉस लॉ को सही सही रखने के लिए चार्ज हमेशा कहाँ रिसाइड्स होगा, हमेशा सरफेस पे रिसाइड्स हो जाएगा। तो ध्यान से अगर आप देखें तो सरफेस पे रिसाइड्स हो जाएगा, मतलब चार्ज हमेशा देंगे तो हमेशा सरफेस पे रिसाइड्स हो जाएगा, ताकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, कंडक्टर के अंदर जीरो रहे, है ना। चार्ज अगर सरफेस रहेगा तभी तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। अगर चार्ज अंदर बच गया तो ये कुछ रह जाएगा और ये रह जाएगा, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा। तब तो कंडक्टर को खराब कर दिए हम, अगर अंदर चार्ज रह जाएगा तो, है ना। तो ये बात हो गई। इसका बी पार्ट क्या बोलता है देखते हैं, वो अच्छा है कि अनदर चार्ज बी, ये कैपिटल क्यू था, फिर कहता है अनदर चार्ज बी विथ चार्ज स्मॉल क्यू इज इंसर्टेड इनटू द कैविटी, मतलब किसी भी तरीके से उसको अंदर डाल दिया, इनटू द कैविटी कीपिंग बी इंसुलेटिंग फ्रॉम ए। मतलब कोई चार्ज पार्टिकल बी है, इसको इसके अंदर डाल दिया, लेकिन ये किसी से टच नहीं कर रहा है इस कंडक्टर से, इस पर चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द टोटल चार्ज ऑन द आउटसाइड सरफेस इज कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। एंड हाँ, ये शो करना है कि इसकी सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा, कैपिटल प्लस स्मॉल क्यू। अब ये सोचिए, मान लेते हैं कोई बाहर से चार्ज नहीं दिया और इसके सेंटर पे अगर चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू। सपोज एक तो मैंने एग्जांपल ले लिया कि बाहर से चार्ज अगर नहीं देते हैं और अगर खाली सेंटर पर रखते हैं तो क्या होगा। तो फिर से गॉसियन सरफेस बनाइए इसके अंदर इस तरीके से, फिर से एक गॉसियन सरफेस बनाइए और फिर से यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए नेट इनक्लोज्ड चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब अंदर चार्ज नहीं होना चाहिए टोटल। मैं ये नहीं कह रहा हूं अंदर चार्ज नहीं होना चाहिए, अंदर चार्ज पार्टिकल नहीं होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं अंदर टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए। हो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से अगर आप देखो तो ये कंडक्टर न्यूट्रल था, इस पे बाहर से मैंने कोई चार्ज दिया नहीं था। अगर हम स्मॉल चार्ज क्यू रख देंगे और अगर एक गॉसियन सरफेस यहां बनाते हैं तो यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए तो नेट इनक्लोज्ड चार्ज भी जीरो होना चाहिए। सोचिए अगर स्मॉल क्यू होगा तो गड़बड़ हो जाएगी बात। इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होने के लिए, जीरो बनाने के लिए इसके अंदर वाले सरफेस में माइनस नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाते हैं। मतलब ये प्लस क्यू है तो ये कितना होगा, माइनस क्यू, ताकि नेट चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर जीरो हो जाए, ताकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे जीरो हो जाए। अब ये कहानी और है। सो मैंने पहले क्या बोला कि चार्ज क्या है, इंसुलेटेड है इस सरफेस से, कंडक्टर से, मतलब टच नहीं कर रहा है। और अगर टच नहीं कर रहा है तो पहले जितना चार्ज था अभी भी उतना ही चार्ज होना चाहिए। बताओ अभी इतना कितना चार्ज है आफ्टर इंड्यूसिंग,
क्यू चार्ज रखा तो इंड्यूस्ड हुआ, माइनस चार्ज हो गया, तो अभी इस कंडक्टर पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए पहले भी चार्ज भी जीरो होना चाहिए, अभी भी चार्ज भी जीरो होना चाहिए, इसीलिए बाहर भी प्लस चार्ज अपने आप आ जाएगा इंड्यूस होकर, मतलब रीअरेंज हो जाएगा चार्ज, ताकि नेट चार्ज कितना रहे, जीरो, और कितना, इक्वल अमाउंट में स्मॉल क्यू, ये चीज। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम सेंटर पर रखते हैं तो कैविटी के अंदर अगर हम रखते हैं, सेंटर पर रखो चाहे जहां रखो, कैविटी के अंदर अगर हम रखते हैं तो इनर सरफेस पे उतने ही इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं और उतने ही अपोजिट चार्ज सरफेस पे आ जाता है, ताकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो भी रहे और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बरकरार रहे। मतलब किसी को खराब नहीं करना है, किसी का फॉर्मूला गड़बड़ाना नहीं है, किसी का लॉ गड़बड़ाना नहीं है ना, ये चीज। अच्छा, बस वही चीज है, दोनों को मिक्स कर दो, हटाओ उसको, इस पे सिर्फ बाहर से चार्ज दिया था, अब ये दोनों को मिक्स कर दो, मतलब बाहर से चार्ज भी देना है और सेंटर पे रखना है, तो सेंटर रखने की वजह से ये हो जाएगा, और अगर बाहर चार्ज दोगे तो बाहर से अगर चार्ज दोगे तो सरफेस पर ही चार्ज आएगा, अंदर नहीं जाएगा, और अगर सरफेस पर ही चार्ज आएगा तो ध्यान से अगर तुम देखो, दोनों को मिक्स कर दो कि चार्ज अंदर भी रखा तो अंदर चार्ज रखने की वजह से इसके अंदर वाले सरफेस पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, ताकि नेट इंक्लोज्ड चार्ज जीरो रहे, और इसकी इस माइनस क्यू की वजह से अगर यहां पर है तो बाहर कितना हो जाना चाहिए, प्लस क्यू, और इंड्यूस हो जाना चाहिए इस कैपिटल क्यू के अलावा, प्लस क्यू। अब बाहर से चार्ज देंगे, बाहर से चार्ज देंगे तो सरफेस पे ही रह जाएगा, तो टोटल चार्ज सरफेस पे कितना, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। यही शो करने के लिए कह रहा था कि कैसे आएगा, अगर हम चार्ज देंगे बाहर से और सेंटर पे भी चार्ज रखे हैं तो सरफेस पे चार्ज जो रहेगा कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू हो जाएगा। आई थिंक यही पूछ रहा है। तीसरा पार्ट कह रहा है, अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी शील्डेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन इट्स एनवायरमेंट, सजेस्ट अ पॉसिबल वे। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मान लेते हैं हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है ना, बहुत पतला पतला उसमें थिन फॉइल होता है ना, उसमें चीजें होती हैं। अब अगर बाहर से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो अफेक्ट हो जाएगा, वो ग्लास जार के अंदर रखा रहता है तो अफेक्ट होगा वो, उसको, है ना, वो अफेक्ट हो जाएगा। तो अब क्या करें कि वो हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बचा रहे बाहर के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से, या बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हमें बचाना है बाहर के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से, जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। तो इसके लिए क्या करें, ऐसे जगह पे उसे रख दो जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहे, ऐसे जगह पे उसे रख दो जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहे। कौन सा जगह है ऐसा, सबसे सुरक्षित जगह है कंडक्टर के अंदर, क्योंकि कंडक्टर के अंदर हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे ना हो, चाहे सरफेस पे चार्ज हो चाहे ना हो, चाहे दोनों हो, हमेशा कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ही है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही बनी रहनी चाहिए, है ना। कंडक्टर एक शील्ड की तरह काम करता है, कंडक्टर एक शील्ड की तरह काम करता है। तो जैसे अगर मैं बात करूं, मान लेते कोई स्फेरिकल शेल है इस तरीके से, मटेरियल यहां पर है कंडक्टर का और बीच में खाली जगह है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को कहां रख दो, बीच में रख दो। जिस इंस्ट्रूमेंट को बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से तुम्हें बचाना है उसको बीच में रख दो। बीच में रख दोगे तो उस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही नहीं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहता है, ठीक है। अगर हम चार्ज, अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तब भी जीरो रहेगा, सरफेस पे चार्ज रहेगा तब भी जीरो रहेगा, दोनों रहेगा, सरफेस पे चार्ज भी है बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तब भी जीरो रहेगा, मतलब कंडक्टर के अंदर भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहना है, ठीक है। तो तीसरे पार्ट का आंसर ये हुआ कि उसे कहाँ रखना चाहिए, कंडक्टर के अंदर, कैविटी के अंदर रख देना चाहिए, है ना। कैविटी के अंदर रख दोगे तो चाहे कुछ भी हो, समझ गए आप, चाहे कुछ भी हो तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, अफेक्ट नहीं करेगा वो, ठीक है। तो आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका है 28 क्वेश्चन।